हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड विद्युत रसायन का जो वन शॉट में रिवीजन है वो हम किस प्रकार से करेंगे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैं आर के लवानिया स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल और इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें उन बच्चों के लिए जहां तक अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। तो हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे बड़े अच्छे ढंग से। हम इस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड विद्युत रसायन की बात करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पता है कि हमारे पास हम बेसिकली सेल की बात करेंगे यहाँ से कि सेल क्या होता है। सबसे पहली बात होती है कि हमारे पास जो चीज है ना वो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है सुने कि इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये जो शाखा है विज्ञान की, इस शाखा का ही नाम होता है कौन सा रसायन बताओ? इस शाखा का नाम होता है विद्युत रसायन। डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एक और चीज है, एक तो होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात की डेल्टा जी बराबर जीरो होता है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है अपने पास? नेगेटिव होता है। और डेल्टा जी बराबर क्या होता है अपने पास? पॉजिटिव होता है। जीरो पे क्या होता है कि जो प्रक्रम होता है वो आपका स्पॉन्टेनियस होता है। नेगेटिव के क्या होता है? प्रक्रम जो होता है वो स्वतः होता है। और पॉजिटिव पे जो प्रक्रम होता है वो प्रक्रम कैसा होता है? अस्वतः प्रक्रम आपके पास होता है। तो यहाँ पे जो प्रक्रम है वो दो अभिक्रियाएं, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा यानी डेल्टा जी का मान कम होगा जीरो से, और एक होगा अपने पास डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। एक स्वतः होगा एक अस्वतः होगा। अच्छे से समझना। बैटरी एवं ईंधन में शरीर में संकेतों को संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर विपरीत दिशा में ले जाना और एक अल्प प्रदूषक होते हैं। दो पॉइंट हैं यहाँ पे अपने पास। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है आपके पास? देखो देखो क्या पॉइंट है। एक तो होता है स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्राकृतिक होता है, जो अपने आप होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको पता है उदाहरण कि गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है, आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो आपके पास ऊपर से नीचे की ओर लगता है, गिरना, झरनों में पानी नीचे की ओर बहना। एक होता है अस्वतः। अस्वतः का मतलब होता है, अस्वतः का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप नहीं होता। आपको नॉन स्पॉन्टेनियस अगर कोई प्रोसेस है तो आप यदि उसको एनर्जी दोगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें बताओ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चेंज हो जाता है। आपको पता है कि जमीन से पानी को ऊंचाई पर रखी टंकी आदि में पहुंचाना, तो इसमें यह प्रक्रिया स्वतः नहीं होती। इसे पूरा करने के लिए यांत्रिक बल, विद्युतीय बल तथा विद्युत विभवांतर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम क्या बना सकते हैं बताओ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बना सकते हैं। बस उसको हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देने की आवश्यकता है, ऊर्जा देने की आवश्यकता है। तो वो जो प्रक्रम होगा वो आपका कैसा बन जाएगा? स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। कब? जब हम, तो हमने दो चीज पढ़ी ना। तो यहां से आपको याद रखना है कि डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। चलें आगे। इसके अंतर्गत हम कुछ चीजें पढ़ेंगे आपके पास। वो चीजें क्या हैं? देखो, ऑक्सीकरण अंक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि कोई परमाणु अन्य परमाणु से बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या दान करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या।
मुक्त अवस्था में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0। जिंक की ऑक्सी 0, कॉपर की 0, ऑक्सीजन की 0 फ्री स्टेट में। अगर कोई आयन है, जैसे आपके पास क्या है, Zn2 प्लस है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। फ्लोराइड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होना? वृद्धि होना। और जिंक Zn2+2 में जा रहा है तो ये ऑक्सीकरण प्रोसेस हो रहा है। अपचयन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होना? कमी होना। यही क्या कहलाता है? अपने पास रिडक्शन कहलाता है। और आपको पता है यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपको पता है कि जिंक यदि चेंज हो जाता है किसमें? Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में, तो ऑक्सीडेशन है। और अगर यही जिंक Zn2+2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लेता है तो किसमें जाता है? जिंक में। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा, इस वाले प्रोसेस का ही नाम क्या होता है? बताओ। रिडक्शन होता है। और इस रिडक्शन वाले ही प्रोसेस का नाम क्या होता है? अपचयन होता है। बेसिकली हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट की या विद्युत अपघटनी चालक की। तो विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? आपको मैंने समझा रखा है कि अपने पास कोई बीकर है, इस बीकर के अंतर्गत क्या होता है? आपने भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन, एक्वर। तो ये कॉपर सल्फेट टूटेगा ना, तो किस में? Cu+2 में। और एक इसका चार्ज क्या होता है? CuSO4। तो ऐसे विलयन जिसमें आयन विद्यमान होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, यानी कॉपर+2 में होगा और ये CuSO4 माइनस में होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया आपके पास, हाँ, इसमें एक और पॉइंट रह गया, विद्युत अपघटनी चालक। और एक और आपको पता है सेल वाला क्या प्रोसेस रह गया? आपको मैंने बता रखा है कि एक क्या होता है आपके पास? ZnSO4 होता है। और ZnSO4 किस में टूटता है? आपको पता है Zn2+ और SO4-2। दोनों सेलों को लवण सेतु से आप जोड़ते हो तो क्या होता है? आपको पता है, आपने रिएक्शन पढ़ रखी है कि जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, यानी Zn+2+ किस में चेंज हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको पता है कॉपर+2 होता है, और कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें होता है? कॉपर में। इक्वेशन नंबर क्या होती है? सेकंड होती है। यहां से अगर कोई यहां जा रहा है तो इस प्रोसेस का नाम होता है, कौन सा डेशन है बताओ? इस प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सीडेशन है। और अगर कोई यहां से यहां तक जा रहा है तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्या? रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है। रिडक्शन वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस वाले प्रोसेस का नाम होता है, इसे बोलते हैं हम अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीडेशन के अंतर्गत क्या होता है आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल अपने पास दो चीज होती है। एक तो होता है अपने पास वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। देखो, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल की बात करें, स्वतः होता है, यानी ΔG <0। विद्युत रासायनिक सेल अस्वतः होता है, ΔG <0। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किसमें बदला जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रक्रम स्वतः होता है, स्वतः होता है, ΔG <0। नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो प्रक्रम स्पॉन्टेनियस होगा। अस्वतः प्रक्रम में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। और ये जो प्रक्रम होता है वो अस्वतः होता है, आपको एनर्जी को दे के काम करवाना पड़ेगा। घड़ी में जो सेल है ना, घड़ी में सेल है आपके पास, और आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको पता है कि आप, एक तो चीज होती है स्वतः होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी किसमें चल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलना हो? केमिकल एनर्जी में, तो उसको आपको वर्क करवाना पड़ेगा। ये आपके पास आपने देख रखा है कि जिंक धातु की क्षण को
जिंक धातु की क्षण को, है ना, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर क्या घटित होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन नीला फीका होने लगता है, लाल रंग का अवक्षेप बनता है, जिंक धातु की मात्रा में क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। ये आप देख लो प्रोसेस क्या हो रहा है। ZnSO4 के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने कौन सी धातु रखी बताओ? जिंक धातु रखी। ये रही जिंक धातु। जैसे ही आपने रखी 8 दिन बाद क्या देखा गया कि यहाँ लाल रंग का एक अवक्षेप बन रहा है, और ये लाल रंग का अवक्षेप किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉपर को। कॉपर सल्फेट का नीला जो रंग होता था वो नीला रंग कैसा पड़ गया? फीका पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, अब समझ लेना क्लास 12th वाले। क्या हुआ प्रोसेस कि जिंक है वो चला गया Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कॉपर सल्फेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया किसमें? कॉपर में, इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों में क्या हुआ? ये कटने वाले कट गए, पिटने वाले पिट गए, बचने वाले बच गए। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू Zn+2 प्लस कॉपर। ये जीरो में, ये जीरो में। अब आपको पता लग गया ये जीरो से गया है +2 में, तो कौन सा डेशन हो गया? ऑक्सीडेशन। +2 से गया है जीरो में, ये कौन सा हो गया? रिडक्शन। और ये रिएक्शन, इसका रंग था कौन सा बताइए मुझे? नीला। और यहाँ ये किसका अवक्षेप मिल गया? लाल अवक्षेप आपको प्राप्त हो गया। अगला क्या बात है? ऊपर दिए गए प्रयोग में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन को यदि हम तार में से बहने दें तो हम विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, और इसी के कारण इसे हम कौन सा सेल कहते हैं? वोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन से सेल की बेटा? वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसको। एक सेल होता है, देखो बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है, बहुत तरीके से। आपको पता है एक जिंक है, एक कॉपर का पात्र है ना? ये ZnSO4 है, इसमें आपने जिंक की क्षण को डुबोया है। एक कॉपर SO4 है, इसमें आपने कॉपर की क्षण को डुबोया है। तो जिंक की, ZnSO4 की जो क्षण है ना, ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ वोल्ट मीटर है, यहाँ लवण सेतु लगा रखा है, तो जिंक की क्षण Zn+2 में जाएगी और कॉपर +2 की क्षण इसमें जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? ये तो आपको डायग्राम मैंने बनवा रखा है। चलो, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए मैंने पहले बताया डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है भाई? डेल्टा जी की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव होगी। अब देखो ध्यान से, इस युक्ति में रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्य में बदलती है, जिसे मोटर, हीटर, पंखा, गीजर आदि चलाने में काम में लिया जाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा जो वैद्युत कार्य में बदलती है, उसी से क्या चलता है? मोटर, हीटर, पंखा, गीजर आदि चलाने में काम में लिया जाता है। हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की बनावट के बारे में, ज्यादा कुछ बात नहीं करते। एक मैं आपको डायरेक्ट बता दूं इसके बारे में, आपके पास है ना क्या क्या है। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि आपको पता है कि आपने क्या लेना है? एक जिंक की छड़ लेनी है, एक आपके पास ये लेना है, एक पात्र लेना है। ठीक है ना? और एक यही बना देता हूं मैं, एक दूसरा पात्र लेना है। ठीक है, इधर आपके पास किसकी छड़ लेनी है? जिंक की छड़ लेनी है। ये भी आपको कॉपर की छड़ लेनी है। ठीक है, यहां आपको भरना है ZnSO4। यहाँ आपको भरना है ZnSO4। यहाँ आपको भरना है CuSO4। दोनों को जोड़ देना है। एक उल्टे यू आकार की नली लेनी है, जिसे कौन सी ट्यूब बोलते हैं? यू ट्यूब बोलते हैं। अगर अगर इसमें जिलेटिन वगैरह कुछ पदार्थ भर देते हैं, Zn+2 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इधर की साइड में गमन करते हैं, और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गमन करती है। दो होते हैं,
लवण सेतु से जोड़ते हैं। यू आकार की नली होती है जिसके अंतर्गत अगर अगर KCl या KNO3 जैसे विद्युत अपघट का मिश्रण भरा होता है। लवण सेतु क्यों आवश्यक होता है? उसका आंतरिक शैल परिपथ को पूर्ण करता है, दोनों विद्युत अपघट्यों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, एक अर्धशैल के विद्युत अपघट्ट को दूसरे विद्युत अपघट्ट में मिलने से रोकता है, और शैल के निरूपण हेतु लवण सेतु को दो खड़ी लाइन के द्वारा हमें दर्शाया जाता है। तो आपको पता है एनोड पे, याद रखेंगे आप, एनोड पे हमें, एनोड ऋणात्मक क्षण है और कैथोड धनात्मक क्षण है। तो गैल्वेनिक सेल के उदाहरण आप याद रखेंगे, निकिल, एजी, क्रोमियम, लेड, ZnCu। कौन सा सेल है? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल को क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। और एक प्रकार का कौन सा सेल है? वोल्टिक सेल है। जिंक किस में बदलता है? Zn+2 में। और कॉपर +2 किस में बदलता है? कॉपर में। तो नेट सेल अभिक्रिया में आपको बताते आ रहा हूं, इसको ये याद कर लो आप। नेट सेल अभिक्रिया क्या हो गई बताओ? क्या हुई अपने पास? जिंक है ना प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू किस में चेंज हो गया? Zn2 प्लस प्लस किस में? कॉपर में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रिएक्शन है वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। आप एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के देखेंगे, जिंक की क्षण को किस में बदलना है? Zn+2 में। एक्वस विलियन में। एक लवण सेतु और कॉपर +2 की क्षण को किसमें बदलना है? कॉपर में। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। ये कौन सा सेतु है बताओ? लवण सेतु। ठीक है ना? अब इसमें दो चीजें हैं। डेनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है? 1.10 वोल्ट होता है। ये आ चुका है बोर्ड के अंतर्गत सवाल। कितना होता है डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इसमें दो चीजें, बाहर से अगर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र है ना वो 1.1 से कम हो तो क्या होगा? जिंक से, अब इलेक्ट्रॉन जिंक से कहां जाएंगे? कॉपर की ओर। और धारा कॉपर से जिंक की ओर। जिंक घुल जाएगा और कॉपर पर निक्षेपित तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होने लग जाएगा। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं तो, उल्टा कर दूंगा तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन जिंक की ओर और कॉपर से विद्युत धारा उल्टी। तो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक जिंक ये क्या कह रहा है? जिंक जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर कॉपर इलेक्ट्रोड पर घुलता है। ये घुलने लग जाएगा, इस पर निक्षेपित हो जाएगा। बात सही है? देखो ध्यान से, जिंक है ना, यहां कॉपर जमा हो रहा था, अब इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर बराबर हो जाए ना तो इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा और यहां पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या है? बाह्य विद्युत विभव और सेल के विपरीत विभव लगाने पर डेनियल सेल की क्रियाविधि। तो इसका डेनियल सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है? इतना होता है कि जब आप जाते हो तो ये डायरेक्ट ऐसे ही बहेगी, लेकिन जैसे ही आपने चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा। इसका मतलब अगला सवाल, या पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और उस पोटेंशियल का ही नाम होता है कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कैथोड पे और एनोड पर जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर का जो अंतर होता है उस अंतर को ही बोलते हैं हम कौन सा सेल बताओ? ई सेल। अगला, तो जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है, कुछ समय के पश्चात साम्य स्थापित होने लग जाता है। जिंक Zn+2 में साम्य आ जाएगा, इसका मतलब M किस में चला जाएगा? Mn+ में। यहां पर जो विभव होगा उस विभव का नाम होगा कौन सा विभव बताइए मुझे? उस विभव का नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां धातु की प्रवृत्ति अपचित होने की होती है, यानी Mn+ प्लस Ne इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे किसमें? M में। और यहां पे जो विभव होगा उस विभव का नाम होगा कौन सा विभव बताओ? अपचयन विभव। अपचयन विभव का मतलब इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना? चलिए, निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन होने पर केवल विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ना तो अपचयन होता है और ना ही ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड विभव के माप की निर्भरता, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। एक वर्ड आता है मानक। देखो मानक वर्ड को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक कंडीशन क्या होती है? अगर उस विलयन की सांद्रता हम 1 मोल प्रति लीटर कर दें और उसको टेम्परेचर रख दें 298 केल्विन पर रख दें, तो इस पर जो उसका विभव का जो डिफरेंट होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ई। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए वर्ड कौन सा आ जाता है? आपको पता है, ई नॉट आ जाता है। और जब नॉट लग जाता है तो दो कंडीशन आ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर आ जाती है और टेम्परेचर जो कितना होता है वो 298 केल्विन आता है। इलेक्ट्रोड विभव में ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? एम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn प्लस में, ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं इसी की बात करता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो क्या हो गया? ई नॉट एम एम एन, नहीं ऑक्सीडेशन में तो वर्ड आ जाएगा मानक, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी इसको बोलते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। अपचयन के केस में क्या होगा? अपचयन के केस में हम लिखेंगे ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम। ये ऑक्सीडेशन है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन, और क्या बोलेंगे वो लोग? पोटेंशियल। ध्यान रखना, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों का मान समान होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मोड बराबर होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मोड। इसका मतलब चेंज होता है केवल साइन में, एक माइनस है दूसरा पॉजिटिव है। कुछ बातें हैं यहाँ पे, हम कुछ आइडियाज की बात करते हैं। देखो आइडियाज क्या है, इंपॉर्टेंट। अकेले अर्धशैल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता, तो हमें दो अर्धशैलों के विभवों के अंतर को माप सकते हैं। इसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्धशैल का उपयोग किया जाता है। इसके सापेक्ष दूसरे अर्धशैल का विभव ज्ञात किया जाता है। अकेले का ज्ञात नहीं करते, जैसे ये है इसका ज्ञात करना है तो मैं इसके सापेक्ष से लगा दूंगा। मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो इस पे रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। यानी हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल SHP। क्या होता है? वही है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न समस्त तापों पर, निम्न अभिक्रिया के संगत तापों पर कितना होता है? 0। इसका निरूपण कैसे करते हैं कि H प्लस है, यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो आप याद रखें ये हाफ H2 में चेंज हो जाएगा। इसकी बनावट, टेम्परेचर आपको याद रखना है 298 केल्विन पे, सांद्रता आपको याद रखनी है 1 mkcl पे, और एक कांच की ट्यूब में किसका तार होता है? प्लेटिनम का। गैस हाइड्रोजन, एक वायुमंडलीय दाब, आप याद रखें ये 2 नंबर में पूछ लिया गया है सवाल, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया गया, इसका शायद डायग्राम आया था। ठीक है ना? चलें आगे। प्लेटिनम के तार को प्लेटिनम ब्लेक से लेपित करके इकाई सांद्रता वाले H प्लस आयनों के संपर्क में जब रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव बनता है उसी का नाम होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव उसका नाम होता है। अगला देखो, इसमें दो चीजें हैं, ये किसकी भांति व्यवहार कर सकता है? एनोड की, और ये किसकी भांति? कैथोड की। तो जब एनोड की भांति व्यवहार करेगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये किसमें चेंज हो जाएगा? H प्लस में। और जब कैथोड की भांति व्यवहार करेगा तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? H2 में। बैलेंस कर लेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ कैथोड की तरह भी व्यवहार करता है और एनोड की तरह भी व्यवहार करता है। तो इसका निरूपण कैसे करते हैं? प्लेटिनम का एक तार है, उस पे आप कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हो? हाइड्रोजन गैस। और उसको कहां रख रहे हो? H प्लस आयनों के संपर्क में। और उसकी कंसंट्रेशन कितनी रखी है मुझे? 1 मोलर रखी है। तो पहला है कि Zn प्लस 2 का निकालना है, तो इधर तो हमने लगा दिया C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इधर हमने Zn लगा दिया जिंक की क्षण को ZnSO4 के विलयन में डुबो दिया। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा।
अब रिडक्शन करने के लिए आपको पता है अगर कोई गैसीय इलेक्ट्रोड है तो उसको लिखते हैं, तो रिडक्शन की फॉर्म में कौन सा आएगा, H प्लस किस में जाएगा, H2 में। अंतर क्या होता है, ई नोड सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे कौन है, C, और इस C का विभव कितना होता है, 0, और एनोड का आपको निकालना है। और जब इसका अंतर निकाला हमने वोल्ट मीटर से तो वो कितना आया पता है, 0.76 वोल्ट आया। ये 0.76 वोल्ट आया। तो इसका मतलब मैं एनोड का पोटेंशियल निकाल लूंगा, और एनोड का पोटेंशियल निकाल के ये माइनस के 0.76 वोल्ट आ गया। अगला कॉपर का निकालना हो तो इस पे अब क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करवा देंगे। इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड एनोड का कितना होता है, 0। तो क्या वैल्यू आई, ई नॉट किसकी, बताइए मुझे, कैथोड की। तो वो वैल्यू आएगी कितनी, 0.34 वोल्ट। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्लेटिनम के तार को, ये इसका आरेख है। स्थिति फर्स्ट में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ऋणात्मक प्राप्त होता है। ऐसा जिंक का H प्लस आयनों के द्वारा आसानी से अपचयित हो जाने के कारण होता है। ये जो माइनस प्राप्त हो रहा है ना, जिसके मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव प्राप्त होता है। मैंने आपको बता रखा है कि लिथियम से स्टार्ट करो, आप हाइड्रोजन पे आओ और हाइड्रोजन से फ्लोरीन पे जाओ। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिसके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है वो उसको उसके विस्थापित कर देते हैं, कर देते नहीं कर देते। और स्थिति में पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कॉपर प्लस 2 H प्लस आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता। ये क्या है, ये वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव है, ऐसा जिंक का H प्लस आयनों के द्वारा आसानी से उपचयित हो जाने के कारण होता है। जिंक का H प्लस आयन उपचयित हो जाने, उपचयित का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन आयनों के द्वारा। और इसका क्या होता है, ऐसा कॉपर प्लस 2 H प्लस आयन की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता है। इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जिनके मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव होता है वो बेसिकली उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिनके प्लस होता है उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो H प्लस आयन के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होता है, समझ पा रही है, और इसका आपके पास H प्लस आयनों के द्वारा इसका इसका आसानी से क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बात आप याद कर लें। अंतर निकालेंगे डेनियल सेल का, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड के रूप में ये है और एनोड के रूप में ये है। एक और चीज, ये अपचयन विभव में आया था मान, और हमने यहां पे भी अपचयन विभव में ही वैल्यू निकाली है कैथोड की। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है ना, माइनस के कितना है, 0.076। तो क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, 0.40 माइनस माइनस जुड़ के वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1.10 वोल्ट आ गई। ये सवाल आ चुका है कि ये 1.10 हमने निकाला कैसे, बताइए मुझे। कोई समस्या हो तो यहां तक किसी भी प्रकार की बता सकते हो आप। अगला चले, अगला जो सवाल है वो है नेंसर्ट इक्वेशन। देखो नेंसर्ट इक्वेशन भी आपको मैंने बता रखी है, पर फिर भी आप देख लो एक बार, है ना, कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बता देना मुझे। देखो नेंसर्ट समीकरण आपको क्या है कि ये किसके मध्य, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और धातु आयनों की सांद्रता के बीच में संबंध को बताती है। तो सामान्य समीकरण क्या है अपने पास, ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। गैस स्थिरांक की वैल्यू याद रखें, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर केल्विन में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों अभिक्रिया भागफल बोलते हैं इसको, फेराडे, फेराडे आप याद रखें 96,500 कूलाम, और कौन सा इनवर्स, मोल इनवर्स। इस समय केवल अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं का ही उपयोग किया जाता है, ये वाले है। बता दी, वैसे कोई डेरिवेशन आएगा नहीं इसमें, पर फिर भी आपको हम बता दें कि कैसे डेरिवेशन करना है। तो आप देखो इधर, देखो कैसे करना है, आपको पता है ना, यहां से
देखो कैसे करना है, आप सुने। अरे भाई इधर आ जा तू साइड में। आपको पता है कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अभी अब इसको आप डायरेक्ट याद रखो, अगर किसी को चाहिए भी है तो मैं बता दूं आपके पास। आपको पता है कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी से भी हम इसको फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। डेल्टा जी बराबर क्या होता है आपके पास, माइनस के एन एफ ई सेल होता है ना। तो आपको पता है फिर उस समीकरण को हमें निकालना पड़ेगा, तो एंड देन फाइनल हमारी अभिक्रिया ये आएगी, आप इसको याद रखें। वो डेरिवेशन है कि कहां से वो आया था, वो हमने करा रखा है आपकी नोटबुक में, पर फिर भी आप देख लो, है ना। तो यहां से हमारे पास टेम्परेचर है, सारी वैल्यू रख दी हमने, तो आपके पास पता है क्या आया, ई सेल बराबर क्या आया, ई सेल बराबर क्या आया, ई नॉट सेल माइनस, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं तो 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 298 केल्विन डिवाइडेड बाई फैराडे कितना रखूं, 96,487 रखूं, ठीक है। एन को एन ही रहने दूं, और ये क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है ना। इस समीकरण की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ई सेल बराबर क्या होता है आपके पास, आपको पता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, लॉग क्या आएगा बताओ, क्यू। और लॉग क्यू की जगह हम दो चीज रख सकते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन और लास्ट में फाइनल क्या रख सकते हैं, रिडक्शन। रिएक्शन आ गई हमारे पास। एक समीकरण ये भी मैंने लिखवाया है, क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस, ये भी इक्वेशन आपको लिखवाई है। विद सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए नेंसर्ट समीकरण 293 केल्विन लिया है। कुछ भी नहीं करना, ये समीकरण आपको कहीं याद नहीं आएंगे, कैथोड माइनस ई एनोड, लास्ट एंड देन फाइनल ये डेरिवेशन अगर आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। तो देखो मैं आपको बता दूं कैसे। जिंक किस में गया, Zn+2 में, देखो कलर चेंज करते हैं। और कॉपर किस में गया, तो अपचेन की फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, बोलो अपचेन की फॉर्म में यही आया, कॉपर की तो अपचेन यही है। इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ई कैथोड माइनस ई एनोड हमने घटा दिया, ये पूरा कर लिया आपके पास। समीकरण दो में से एक घटा दिया, देख लेना ध्यान से। तो ये आ गया, यहां से हमने ये ले लिया कॉमन, ये निकाल लिया, क्या बचा, माइनस इतना और इतना, ये फाइनल निकाल के लॉग कर पिट के, एंड देन फाइनल ये रिजल्ट आएगा भाई, जो ये है। आप इसको याद रखें। और क्या याद रखना है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। ये समीकरण है, कंक्लूजन हमारा ये है। आपको पता है अगर लॉग में माइनस में लिखी होती हैं तो उनको डिवाइड कर देते हैं, और जो प्लस में लिखी हुई होती हैं उनको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। नेंसर्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे, साम्य स्थिरांक साम्य अवस्था पर, आपको पता है साम्य स्थिरांक पर क्या हो जाता है, ये साम्य इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक व्यंजक, है ना। और साम्य अवस्था पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है बताओ, जीरो। तो आपको फॉर्मूला पता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन के सी, ये हो गया जीरो। तो ई सेल जीरो हो गया, तो जीरो बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन के सी। आपको पता है ई नॉट सेल तो इधर आ गया, बराबर आर टी एल एन के सी। तो आपको पता है के सी, आपको पता है एल एन के सी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, है ना। एक सेकंड, इसमें एन और रह जाएगा, है ना। ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ई सेल, है ना। हाँ ये बचे आर टी अपॉन एन एफ रह जाएगा, क्या रह जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है ना। ये आ गया समीकरण। लास्ट में ये आएगा, देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस
वैसे आपको बता दें, है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, यही है ना। तो आपको पता है यहां से ये 0 हो जाएगा, और इस डेनियल सेल के लिए कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो वैल्यू कितनी हो गई, 0 बराबर इसके लिए 1.1 वोल्ट बराबर है ना, एक माइनस है ना, माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ है। तो एन एफ और इसके लिए डेनियल सेल के लिए क्या हो जाता है, Zn+2 डिवाइडेड बाई कॉपर +2, ठीक है ना। आपको पता है ये इधर आ जाएगी वैल्यू पूरी टोटल, इसका आप गुणा भाग करके वैल्यू इतनी आ जाती है। और ज्यादा भी नहीं रखे ना आप, मैंने आपको ये भी समीकरण दिखा, देखो इतना डेरिवेशन खा फालतू की बात है वो। ई नॉट सेल बराबर माइनस का क्या होता है 0.0591 अपॉन एन, लॉग क्या होता है क्यू होता है। तो ये क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको इधर ले आओ। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसका एन का गुणा इससे कर दो, एन बराबर क्या हो जाएगा 0.0591 लॉग क्या हो जाएगा क्यू। तो आपको पता है log क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू क्या हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.0591 हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू रखने चाहते हो तो वैल्यू भी रख दो आप, है ना, टेंशन नहीं लेनी भाई। log क्यू बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कितने लेते हैं 2, 0.0591 बराबर कितना हो गया 2.2 डिवाइडेड बाई 0.0591 बराबर, तो आपके पास log केसी की वैल्यू कितनी आ गई, और log केसी की वैल्यू आ गई 37.288, यहां से ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन वाली बातें हैं, और जिसको आप डायरेक्ट याद रख लें, डेनियल सेल के लिए केसी बराबर 2 इंटू 10 की पावर 37, ये इसको आप याद रखें। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑक्सीडेशन वटे रिडक्शन, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ठीक है ना। ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपके पास होता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं बेसिक लॉग के लिए, लॉग में लॉग आपके पास ये आप ध्यान से देख सकते हो, नेचुरल लॉग की वैल्यूज हैं, आपको पता होना चाहिए। एल एन का बेस ई होता है, क्या होता है ना, उसमें चेंज करते हैं तो क्या होता है, लॉग को क्या कहेंगे, a माइनस बी है तो डिवाइड कर देंगे, ये कर देंगे, 10 की घात डी है तो y आगे आ जाएगा, है ना। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये भी आपको पता होना चाहिए कि log x बराबर क्या होता है z, तो अगर मैं यहां से x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा y की पावर क्या हो जाएगा z, ठीक है। ये विशेष रूप से याद रखेंगे लॉग की वैल्यू, है ना। लॉग 2 की वैल्यू भी याद रख लो आप, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है ना। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो आप उसको भी याद रख सकते हो। ठीक है ना, चलें आगे, आगे आ जाओ। अब देखो ये भी आपके पास है, इसको भी देखो थोड़ा सा, वैद्युत रासायनिक सेल और अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है पता है आपको, नेगेटिव आती है, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है आपके पास पता है, पॉजिटिव आती है। तो नेगेटिव क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो डेल्टा जी में आपने काम किया कितना 500 जूल, तो डेल्टा जी बराबर किया गया कार्य माइनस, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया आपके पास, डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। और यहाँ जो कार्य होता है वो क्या होता है, विभवांतर वाला, तो डब्ल्यू वाई क्यू, तो यहाँ वी बराबर किसके, ई नॉट सेल के, तो ई सेल बराबर क्या हो गया डब्ल्यू वाई क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया ई इंटू क्यू। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, W आपके पास बराबर हो गए, तो इसका मतलब डेल्टा जी बराबर किसके हो जाएगा, ई क्यू के। क्यू क्या है, आवेश, और आवेश क्या है NF यानी फैराडे से, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास E इंटू NF, है ना। तो आपको पता है डेल्टा जी बराबर क्या हो गई E इंटू क्या हो गई NF, और इसी को मैं लिखता हूं क्या, डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस के NF E नॉट सेल, नॉट लग जाएगा, और डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस के NF, और ये कौन सा वर्क हो जाएगा, ई सेल।
अगर समस्त क्रियाकारक स्पीसीज की सांद्रता इकाई हो तो ई सेल और ई नॉट सेल क्या हो जाते हैं, बराबर, टेंडिंग टू 1 कर दें, है ना, log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल के। जब साम्य की बात करेगा तो ई नॉट सेल बराबर आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। सब कुछ बता रखा है, तो आपको पता है ना क्या फॉर्मूला है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस के एन एफ ई सेल। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, है ना। ये नॉट में आएगा फिर तो, है ना, ये नॉट आ गया। और एक और फॉर्मूला है, आपको पता है क्या, गिब्स उसका ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, आर टी एल एन के सी डिवाइडेड बाई कौन सा एफ, एन एफ। वैल्यू रख दो ना, डेल्टा जी बराबर क्या हो गया, माइनस के एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू रखो आर टी एल एन के सी डिवाइडेड बाई क्या है, एन एफ। एन एफ से एन एफ गया, तो डेल्टा जी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई आपके पास, ये भी फॉर्मूला आपकी कॉपी में करवा रखा है मैंने, एल एन के सी। ये फॉर्मूला आप याद रखें। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को निकालेंगे, आर समानुपाती एल अपॉन ए होता है। आर ए बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो रो बराबर एक समानुपाती स्थिरांक है, आर ए अपॉन क्या होता है, एल होता है। प्रतिरोधकता रो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है ये, तो इसका मात्रा क्या आ गया, ओम इंटू मीटर प्रतिरोध का। और ये प्रतिरोध की उल्टा होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। गहराई से समझे तो रो बराबर किसके, आर के। कब, जब ए और एल क्या हो, बराबर। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए डिवाइडेड बाई क्या होता है, एल। तो ए बराबर क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर, और एल बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, या सेंटीमीटर में ले लो, कट जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकत्व। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कप्पा कहलाता है, कप्पा यानी 1/रो। चालकता जी का मात्रक क्या होता है, सीमेन होता है। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं भाई, सीमेन बोलते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। इसका मतलब उसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर। कुल मिला के देखो फॉर्मूला सी बोलते हैं वैसे हमने, सी 1/r। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो। रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ठीक है ना। अगर ये 1 सेंटीमीटर हो तो रो बराबर किसके हो जाता है, आर के। कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और आपको पता है ओम इनवर्स को हम क्या बोल देते हैं, बताओ, सीमेन बोल देते हैं। आपको पता है फॉर्मूला निकालेंगे, के बराबर क्या होता है, 1/रो। तो के बराबर क्या होता है, रो की जगह लिखेंगे आर ए, और एल पहुंच गया ऊपर, तो के बराबर क्या हो गया, 1/r इंटू एल वटे ए। 1/r को जी लिख रहे हैं या सी लिख रहे हैं, बात एक ही है, जी इंटू एल अपॉन ए। और इस एल अपॉन ए को सेल स्थिरांक बोलते हैं। तो के बराबर क्या होता है, जी इंटू कौन सा स्टार, बताओ, जी जी स्टार, एल अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, के बराबर सेल नियतांक इंटू चालकत्व। तो फॉर्मूला बन गया ना, के बराबर कौन सा स्टार, बोलो, जी जी स्टार। अगर किसी विद्युत अपघट विलयन का आयतन इतना हो, है ना, 1 ml हो, तो ये बराबर हो जाते हैं दोनों, लेंथ और ये समान है। चालकता आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। कैसे, धातुओं में विद्युतीय चालकता, धातुओं में धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है, प्रकृति पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, और ताप यानी ताप बढ़ाने पर चालकत्व कम हो जाता है। वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, देखो वैद्युत अपघट्य जल में घोले जाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिससे विलयन की चालकता बढ़ जाती है। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण वैद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता कहते हैं। अब आयनिक चालकता में देखो, विद्युत अपघट्य की क्या प्रकृति है, विलायक की क्या प्रकृति है, सांद्रता कितनी है,
और तापमान के तो समानुपाती होती है। उत्पन्न आयनों की संख्या एवं उनके विलायकोजन पर भी डिपेंड करता है। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किया जाता है किससे? व्हीटस्टोन सेतु यानी ब्रिज से की सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह हम सभी उसी तरह आयनिक विलयन की चालकता का भी मापन करते हैं। विलयन में एसी प्रवाहित करते हैं क्योंकि लंबे समय तक अगर डीसी प्रवाहित करने से विलयन का संगठन बदल जाता है। और एक पात्र में होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? चालकता सेल बोलते हैं। ये इसका प्रोसेस है। चालकता सेल के दो डिजाइन वाल हैं। ये संबंधक तार है, ये संबंधक तार है। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनीकृत इलेक्ट्रोड है। संबंधक तार में दो चीजें, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, दूसरा भी प्लेटिनम का है। चालकता सेल के इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है, उनके बीच की दूरी एल होती है। तो आपको पता है प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए होगा। ठीक है, तो यहां से हमने किया तो यहां से रो बराबर क्या होता है? रो आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, और आपको पता है कि आर बराबर, आर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन के लिख सकते हैं, एल अपॉन ए लिख सकते हैं। एल अपॉन ए क्या होता है? जी जी स्टार होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा? जी स्टार। तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? यहां से के इंटू आर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चालक का वो आपकी विद्युत स्पेसिफिक चालकता और रेजिस्टेंस। व्हीट स्टैंड सेतु में चालकता सेल लगाकर इसके प्रतिरोध का मापन ज्ञात किया जाता है। और आपको पता है इसके प्रतिरोध का जब मापन करते हैं तो इसमें दो प्रतिरोध होते हैं, एक तो होता है R3 और एक होता है R4। R1 परिवर्तनशील होता है, R2 अज्ञात वाला होता है। संसूचक हेडफोन या बल्ब दोलित्र होता है। श्रव्य आवृत्ति सीमा 500 से 5000 चक्रण प्रति सेकंड वाली एसी का स्रोत होता है। अज्ञात प्रतिरोध अगर हम निकालते हैं तो R2 बराबर क्या होता है? R1 R4 डिवाइडेड बाई क्या होता है बताओ? R3 होता है। एक बार सेल में उपस्थित विलयन का सेल स्थिरांक प्रतिरोध का पता लगाने पर, तो आपको पता है ना, यहां से हमने जी स्टार बताया था ना, तो जी स्टार बराबर क्या होता है? के इंटू आर होता है। जी स्टार बराबर क्या होता है? के इंटू आर।